जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, बच्चे सोचते हैं कि वो पता नहीं क्या पढ़ते होंगे, वो कुछ नहीं पढ़ते, वो थोड़ा-सा चीज़ों को डीपली पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको इन नोट्स को पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही वो इन नोट्स को बहुत ही जो अभी अपने नोट्स बनाते हैं, या तो उनके पास मटेरियल अच्छा होता है, मटेरियल तो सबके पास होता ही है, लेकिन वो बच्चे क्या है कि उनको से पढ़ने से बचते हैं। है ना? डीपली पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, बस उनको ऊपर-ऊपर के क्वेश्चन आंसर मिल जाएँ, बस सरल-सरल सी चीज़ें पढ़ने में मन लगता है ना? अगर आप ऐसे ही बच्चे हो तो समझ लीजिए सिलेक्शन से आप अभी कब काफ़ी दूर हो। हाँ, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देख लेना है। द्विवेदी युग की हमारी ये तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लास करवा चुकी हूँ, बच्चों को काफ़ी पसंद भी आ रही हैं। नोट्स काफ़ी अच्छे पसंद आ रहे हैं, डीपली जो पढ़ा रही हूँ, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो पूरी क्लास ज़रूर देखना, इसमें बहुत सारे नए-नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आपके पास चाहे कितना भी मटेरियल हो, कितनी भी बुक हो, बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे और जो पेपर में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखना, बाद में बताना कि आपको कमेंट में क्लास कैसी लगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है द्विवेदी युग के जो कवि हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही से हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले के सभी कवियों को या सभी तथ्यों को हम पढ़ चुके हैं। तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही के बारे में यहाँ पर थोड़ा-सा देखेंगे। आपका जन्म हुआ था उन्नाव जिले के हड़हा नामक ग्राम 1883 ईस्वी में और निधन हुआ था 1972 ईस्वी में। ये उन्नाव जिला ये किसके अंदर पड़ता है? ये आप ज़रूर जानते होंगे, उत्तर प्रदेश पड़ता है या मध्य प्रदेश पड़ता है। ठीक है, उन्नाव जिले के हड़ा नामक ग्राम 1883 में आपका जन्म हुआ था। मनोहर लाल मिश्र के रसिक मित्र नामक जो पत्रिका निकलती थी मनोहर लाल मिश्र जी की, उसमें इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। ये गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रताप नामक जो पत्रिका निकलती थी, उसमें कृषक क्रंदन रचना आपने पढ़ी होगी। उस रचना को महावीर प्रसाद जी ने पढ़ा और तभी इन्हें सरस्वती पत्रिका में नियमित कवि मान लिया। ये गणेश शंकर विद्यार्थी की जो प्रताप नामक पत्रिका निकलती थी, उसमें छपी थी कृषक क्रंदन और उसको किसने देख लिया? महावीर प्रसाद जी ने देख लिया और महावीर प्रसाद जी के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि वो साहित्य प्रेमी थे। अपनी रेलवे की नौकरी से त्यागपत्र दे करके तब ये साहित्य में आए थे, सरस्वती का संपादन करने लगे 1903 ईस्वी से और उसके बाद ये काफ़ी इन्होंने साहित्य के लिए बहुत कुछ किया था महावीर जी ने और इन्हें सरस्वती पत्रिका का नियमित कवि मान लिया किसको? सनेही जी को। काव्य सुधा निधि और साहित्य सरोवर पत्रों में भी आपकी कविताएँ छपती थी। स्वामी नारायणानंद स्वामी नारायणानंद द्वारा संपादित कविंद्र पत्रिका में भी सनेही जी नियमित रूप से लिखते रहे। तो किन-किन पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते थे? यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बनता है। आगे कविंद्र के बंद हो जाने के बाद ये कविंद्र नामक जो पत्रिका बंद हो गई, उसके कुछ दिन बाद 1928 ईस्वी में इन्होंने सुकवि नामक एक काव्य पत्रिका भी निकाली। ये पत्रिका कौन-सी निकाली थी? सनेही जी ने कवि नामक पत्रिका निकाली और कब? 1928 ईस्वी में। एवं 1950 ईस्वी से अनवरत गति से हिंदी कविता सर्जन में योगदान दिया था। तो 1950 के बाद तो लगातार हिंदी कविता सर्जन में योगदान देने लगे। आगे ये 4 उपनामों से कविता करते हैं, आपने स्नेही उपनाम पढ़ा है, लेकिन 4 उपनामों से कविताएँ करते थे। ये 4 उपनाम कौन से हैं? स्नेही श्रृंगारिक कविताएँ जब करते थे, तो स्नेही नाम का प्रयोग करते थे। राष्ट्रीय कविता करने के लिए त्रिशूल नाम प्रयोग करते थे। व्यंग्यपरक रचनाओं के लिए तरंगी नाम का प्रयोग करते थे और हास्य विनोद पूर्ण रचनाओं के लिए अलमस्त नाम का प्रयोग करते थे, है ना? इतना मतलब कितने ही अपने जीवन में बड़े ही रंग-बिरंगे रहे होंगे, है ना? इसलिए मैंने सबको रंग-बिरंगा यहाँ पर नामों को कर दिया है। हाइलाइट कर रखा है मैंने सभी चीज़ों को इन नोट्स में, है ना? ताकि आपको पढ़ने में रुचि भी आए लगे और आपको समझ में भी आसानी से आता रहे। ठीक है? इन्हें साहित्य सितारे हिंद और साहित्य वारिधि की उपाधि भी प्राप्त थी। आप ये कहेंगे कि मैम सितारे हिंद तो राजा शिवप्रसाद को कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है केवल सितारे हिंद, लेकिन साहित्य सितारे हिंद सनेही जी को भी कहा जाता है जो आप नहीं जानते हो। शुक्ल जी ने भावुक व सरस हृदय का कवि इनको स्वीकार किया है। सनेही जी को भावुक और सरस हृदय का कवि माना है। काव्य रचनाओं की बात करें तो कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, कला में त्रिशूल, करुणा कादम्बिनी और संजीवनी। ये कुछ काव्य रचनाएं हैं आपकी जो पूछी जाती हैं और जो
लिखी है। प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगम तो मैं एक धारा क्षुद्र हूँ, तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ, तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ। कि ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो पूछी जाती हैं। स्वदेश नामक जो कविता है उससे एक कुछ पंक्ति ली गई हैं यहाँ पर। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत बार ये पंक्ति पूछी जाती है। हिंदी कविता को कवि सम्मेलनों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का जो मुख्य श्रेय ये सनेही जी को जाता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो सनेही जी के मतलब गया प्रसाद जी के उपनामों से बनता है, इनकी उपाधियों से बनता है, ठीक है? उपनाम जो प्रयोग करते थे, कौन-सी पत्रिका निकाली थी, सुकवि पत्रिका निकाली थी और इनकी रचनाओं को पूछा जाता है और 1-2 ये पंक्तियाँ इनकी इम्पोर्टेंट है। बाकी की जो पंक्तियाँ हैं, वो उनको मैं एक अलग क्लास में करवाऊँगी। ये 2-3 मैंने यहाँ पर रखी हैं केवल। एक अलग एक और पार्ट आएगा इस द्विवेदी युग का, एक और क्या शायद 2 भी आ सकते हैं, अभी बहुत कुछ रह गया है पढ़ने को, है ना? तो उसमें एक अलग से पंक्तियाँ आप जानते ही हो आदिकाल से लेकर सबसे मैं ऐसे ही करवा रही हूँ। अब मैं आदिकाल की भी अलग करवाई थी, सबकी अलग करवाती हूँ, ठीक है, क्लासेस की। तो परेशान मत होना कि मैम इतनी सी पंक्तियाँ, पंक्तियाँ और भी हैं। लोचन प्रसाद पांडे के बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में बिलासपुर जिले जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, बालापुर नामक स्थान पर और निधन 1961 ईस्वी में हुआ था। इनको काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति नामक उपाधियाँ प्राप्त हुई। ये भारतेंदु साहित्य समिति के सम्मानित सदस्य थे। लोचन प्रसाद जी भारतेंदु साहित्य समिति के सम्मानित सदस्य रहे हैं। इनकी रचनाओं में इतिवृत्तात्मकता की विशेषता मिलती है कि आप जानते ही हैं कि इतिवृत्तात्मक किसकी विशेषता थी तो ये द्विवेदी युग की विशेषता थी, ठीक है? ये ध्यान रखना ये बार-बार ये पॉइंट पूछा जाता है, ये शब्द याद रखना जो द्विवेदी जी के प्रभाव को दर्शाती है। पंडित राम स्वरूप चतुर्वेदी ने स्वच्छंदतावादी धारा में श्रीधर पाठक के बाद के कवियों में इनका नाम परिगणित किया है। कि पंडित राम स्वरूप चतुर्वेदी ने स्वच्छंदतावादी जो धारा है उसमें श्रीधर पाठक के नाम लोचन प्रसाद जी का नाम गिना है, परंतु आचार्य शुक्ल ने इनको अनुशासन धारा यानी कि द्विवेदी मंडल का कवि माना है। दोनों द्विवेदी मंडल में कौन-कौन से कवि हैं ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। स्वच्छंदतावाद में कौन-कौन से कवि हैं वो भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है? अगर आप नए हो इसी क्लास को देख रहे हो पहली बार तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आएँ, तो आपको 2 क्लास जो करवाई हैं द्विवेदी को उनको जाकर ज़रूर देख लेना। फिर देखना आपका कोई प्रश्न कभी गलत होगा ही नहीं। है। रचनाएँ देखते हैं, रचनाओं में कविता कुसुममाला 1910 में ये इंडियन प्रेस प्रयाग से छपी थी, नीति कविता 1914, साहित्य सेवा ये प्रहसन है 1914, मेवाड़ गाथा ऐतिहासिक खंड काव्य है 1914, मेवाड़ गाथा पूछी जाती है कई बार, प्रेम प्रशंसा व गृहस्थ दशा दर्पण 1914 में, पद्म पुष्पांजलि 1915 इम्पोर्टेंट है, छात्र दुर्दशा इम्पोर्टेंट है, सामाजिक नाटक है ये 1915 में लिखा था, ग्राम्य विवाह विधान व्यंग्य विनोद परक नाटक है 1915 में लिखा और इसके अलावा है महानदी। ये आपकी कुछ रचनाएं हैं जो हम डिटेल में पढ़ते ही हैं हर क्लास में। मेवाड़ गाथा में चित्तौड़ के राणा भीम सिंह के अपूर्व त्याग की गाथा उदात्त रूप में रास पंचाध्यायी जो कि नंददास जी के द्वारा लिखी गई है। भक्तिकालीन नंददास के ढंग पर लिखी गई है। इनकी प्रथम कृति है दो मित्र जो एक सामाजिक उपन्यास है और 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो मेवाड़ गाथा में आपको सीधा महाराणा प्रताप पर नहीं पहुंच जाना है ना? मेवाड़ के महाराणा प्रताप काफी प्रसिद्ध है और हम यही समझते हैं कि इसमें उन्हीं की गाथा का वर्णन है, लेकिन इसमें चित्तौड़ के राणा भीम सिंह का वर्णन किया गया है। इनका प्रथम काव्य संग्रह है प्रवासी जो कि 1907 ईस्वी में मध्य प्रदेश से प्रकाशित हुआ था। इन्होंने धुआंधार गर्मी एवं मंदाकिनी गंगा कविताओं में प्रकृति चित्रण का वर्णन आलंबन रूप में किया है। क्या कौन-कौन सी कविताओं में किया है? धुआंधार गर्मी और मंदाकिनी गंगा। आगे मृगी दुख मोचन कविता पूछी जाती है लोचन प्रसाद जी की बहुत बार। इस कविता में इन्होंने खड़ी बोली के सवैयों में एक मृगी की अत्यंत दारुण स्थिति का वर्णन किया है और मृगी क्या कौन होता है ये आप समझते हैं यानी कि मृग नादा नादा जो मृग होता है उसके बारे में ठीक है। आगे है नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में देखते हैं। जन्म हुआ था 1859 में जब लोचन प्रसाद पांडे जी का निधन हुआ था जिस साल, उस साल नाथूराम जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था और जन्म हुआ था 1859 में अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज नामक कस्बे में हुआ और इनका निधन हुआ था
1932 नौकरी को छोड़कर आयुर्वेद का अध्ययन करके शीघ्र ही पीयूष पानी वैद्य के रूप में विख्यात हुए थे। समझ लीजिए ये जो हमारे कवि के रूप में हम जिनको पढ़ते हैं, वो एक वैद्य के रूप में भी जाने जाते थे, आयुर्वेद के वैद्य के रूप में, ठीक है? नौकरी को छोड़ दिया था, बहुत सारे देखो महावीर जी ने नौकरी को छोड़ा था, मैथिली शरण गुप्त जी ने छोड़ा था, हमने बहुत लोगों के बारे में पढ़ा है, प्रेमचंद जी ने नौकरी को छोड़ा था। आगे देखते हैं ये शंकर उपनाम से प्रसिद्ध रहे एवं भारत प्रगेंदु राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रदत्त कविता कामिनी कांत साहित्य सुधाकर आदि दर्जनों उपाधियां इनको प्राप्त थीं। ये शंकर उपनाम से प्रसिद्ध थे। नाथूराम शर्मा आपका नाम है। शंकर उपनाम से प्रसिद्ध रहे और भारत प्रगेंदु राजा लक्ष्मण सिंह ने ये नाम दिया था। कविता कामिनी कांत और साहित्य सुधाकर ये इनको दर्जनों उपाधियां जो प्राप्त हुई हैं और ये उपाधियां इनकी पूछी जाती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी प्रशंसा में एक दोहा लिखा था जो यहाँ पर दे रखा है। रसिक कुमुद बन कलाधर प्रतिभा पारावार कविता कानन केसरी सहृदयता आगार। कि ये दोहा किसकी प्रशंसा में लिखा गया है ये पूछा जा सकता है, किसने लिखा है ये पूछा जा सकता है। इसलिए डॉक्टर सुधींद्र ने इन्हें खड़ी बोली के कबीर की भी उपाधि दी है। ठीक है, खड़ी बोली के कबीर किसको कहा जाता है? नाथूराम शर्मा शंकर को। उपाधि किसने दी है? डॉक्टर सुधींद्र ने दी है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा फिरा करके उल्टा पलटा करके हर तरीके से क्वेश्चन को याद कर लीजिए अगर सिलेक्शन लेना है, चाहे आप जीआईसी टीजी नेट कोई भी एग्जाम दे रहे हो। पद्म सिंह शर्मा ने इनको आधुनिक कवियों में सर्वश्रेष्ठ एवं अनेक अंशों में प्राचीन कवियों से भी अच्छा माना है। ठीक है, पद्म सिंह शर्मा ने क्या कहा है? आधुनिक कवियों में सर्वश्रेष्ठ और अनेक अंशों में प्राचीन कवियों से भी अच्छा माना है। आगे ये छंद शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे। इनके काव्य में सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। हमने ऊपर देखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय के में 7 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ था, लेकिन यहाँ पर सभी छंदों का प्रयोग कौन कर रहे हैं? तो नाथूराम शर्मा जी कर रहे हैं एवं कवित्व छंद के पंडित माने जाते हैं। कविवर शंकर जी की कुछ पंक्तियाँ जिनमें देशभक्ति की प्रबल भावना अभिव्यक्त हुई है, ये पंक्तियाँ बार-बार पूछी जाती हैं और ये किस रचना से ली गई? तो शंकर सर्वस्व से ली गई हैं। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ठीक है, ये पंक्तियाँ हैं जो पूछी जाती हैं बार-बार। समस्या पूर्ति ये बड़ी सटीकता से किया करते थे, ये आप जानते हैं समस्या पूर्ति की जो विशेषता थी वो सबसे ज़्यादा भारतेंदु युग में होती थी, लेकिन थोड़ा बहुत द्विवेदी युग में भी हुई है। समस्या पूर्ति बड़ी ही इनकी अच्छी तरीके से करते थे। सरस्वती पत्रिका में उनकी प्रथम रचना अतिशयोक्तिपूर्ण प्रकाशित हुई थी। बड़ी है ना? अतिशयोक्तिपूर्ण प्रकाशित हुई थी, ये प्रथम रचना है। आगे इन्हें अतिशयोक्तिपूर्ण कविता का अतिशयोक्तिपूर्ण आप जानते हैं अतिशयोक्ति एक अलंकार भी होता है, बढ़ा-चढ़ा करके अपनी बात को कहना, ठीक है? तो अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा-चढ़ा करके इनकी जो प्रथम रचना है उसको प्रकाशित किया गया। इन्हें अतिशयोक्तिपूर्ण कविता का बादशाह कहा गया क्योंकि उनकी कविताओं में आकाश-पाताल को एक कर देने का सामर्थ्य था। है ना? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही है? ये राजा रवि वर्मा के बनाए गए चित्रों के आधार पर अपनी कविता लिख दिया करते थे। आपने इतिहास पढ़ा होगा, है ना? और राजस्थान का इतिहास पढ़ा होगा तो खास तौर से आपको पता होगा राजा रवि वर्मा वहाँ पर आते हैं। राजा रवि वर्मा के बनाए गए चित्रों के आधार पर ये अपनी कविता लिख दिया करते थे, है ना? इतना ज़्यादा मतलब इनका जो सामर्थ्य था इतना अच्छा था। रचनाओं की बात करें तो अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य और शंकर सरवस ये 4 रचनाएँ हैं जो आपकी प्रसिद्ध हैं और जो पूछी जाती हैं। गर्भरंडा रहस्य इनका प्रबंध काव्य है, याद रखना इस विधाओं की बुरी स्थिति एवं देव मंदिरों में होने वाले दुराचार जैसी सामाजिक समस्याओं पर इन्होंने करारी चोट की है। ये जो आपकी रचना है गर्भरंडा रहस्य इसका विषय पूछा जाता है विषय पूछा जाता है गर्भरंडा रहस्य का, तो इसके किस आधार पर लिखा गया है? तो देव मंदिरों में होने वाले जो दुराचार होते थे, ठीक है? दासियों को रखने की उस वक़्त प्रथा थी मंदिरों में और उनके साथ मतलब वही सब चलता रहता है। आजकल भी बाई वगैरह होती है, हम नहीं जानते हैं अंदर क्या होता है ना? लेकिन देव मंदिरों में होने वाले दुराचार जैसी सामाजिक समस्याओं पर इन्होंने करारी चोट इसमें की है। आगे देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में पढ़ते हैं, है ना? यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास अच्छी है, नहीं है तो लाइक कर दीजिए सारे बच्चे, कमेंट कर दीजिए। अभी कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हो, जल्दी-जल्दी में रहते हो, है ना? आप लोग जितना ज़्यादा भई सपोर्ट करोगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। इससे पहले आदिकाल से लेकर हम भारतेंदु को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं डीपली, आप जाकर के उनको भी देख सकते हैं।
अब चलते हैं हम आगे रामनरेश त्रिपाठी की तरफ। जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में सुल्तानपुर जिले के कोइरीपुर गाँव में। ये कोइरीपुर गाँव में जन्म हुआ था त्रिपाठी जी का। रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी भावधारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं, ये ध्यान रखना। द्विवेदी युग एवं छायावाद युग की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जाना जाता है। रामनरेश त्रिपाठी जी को जो बहुत सारे विद्वान हैं या बहुत सारी किताबों में इनको छायावाद युग में भी पढ़ा जाता है, क्योंकि ये दोनों की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आते हैं। इन्होंने 1931 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक बानर नामक एक बाल पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, बानर पत्रिका का संपादन किया जो एक बाल पत्रिका के रूप में थी। इन्होंने बालकों उपयोगी, ठीक है, बच्चों के लिए साहित्य बहुत अधिक मात्रा में लिखा, जिसके कारण हिंदी में बाल साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, शायद आपने ये पॉइंट कभी ना पढ़ा हो। हिंदी में बाल साहित्य के जो जनक हैं वो रामनरेश त्रिपाठी को जाना जाता है। इनके द्वारा रचित निम्न प्रार्थना विद्यालयों में अत्यधिक लोकप्रिय है, और ये प्रार्थना आपने ज़रूर आपने अपने बचपन में विद्यालय में सुनी होगी, गाई होगी, है ना? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ये प्रार्थना आपने लिखी है, और ये प्रार्थना विद्यालयों में आज भी गाई जाती है बहुत सारे में। काव्य रचनाओं की बात करें तो काव्य रचनाओं में आर्य संगीत शतक 1912 ईस्वी में लिखा, और इसमें 100 भजनों का संग्रह है ये, है ना? भजन लिखे हैं, 100 भजनों का संग्रह है आर्य संगीत शतक। मिलन 1918 ईस्वी, पथिक 1921 ईस्वी, कविता कौमुदी 1925 ईस्वी। ये वही कविता कौमुदी है जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने भी थोड़ा बहुत अपने ग्रंथ के लिए क्या लिया था, मैटर उठाया था, ठीक है? यहाँ से भी बहुत सारा मैटर लिया था। ये पूछा जाता है। मानसी 1927 ईस्वी, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, ये ज़्यादातर हम रचनाएँ पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ रचनाएँ यहाँ पर देख रहे हैं। स्वप्न 1929 ईस्वी, मारवाड़ी मनोरंजन नाम से भी रचना लिखी और कविता विनोद नाम से भी लिखी। आगे है मिलन, पथिक और स्वप्न, ये 3 खंड काव्य हैं। ये मिलन, पथिक और स्वप्न, ध्यान देना मानसी का नाम नहीं है इसमें। ये मानसी का नाम नहीं है, मिलन, पथिक और स्वप्न 3 काव्य हैं। तीनों में ऐतिहासिकता, पौराणिकता एवं देश प्रेम का उल्लेख किया गया है। जबकि जो मानसी रचना है, मानसी फुटकल कविताओं का संकलन है, ठीक है? मानसी जो कि 1927 में आई, ये फुटकल कविताओं का संकलन है जिसमें प्रकृति प्रेम से संबंधित 73 कविताएँ लिखी गई हैं। आगे है स्वप्न रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। जो स्वप्न रचना है, कविता कौमुदी 8 भागों में है जिसमें लोक गीतों का संग्रह लिखा गया है। मिलन को, जो आपकी मिलन रचना है रामनरेश त्रिपाठी जी की, इसको संपूर्ण भारत की झांकी प्रस्तुत करने वाली रचना कहा जाता है। ठीक है? इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आगे उपन्यासों को अगर बात करें तो वीरांगना उपन्यास लिखा 1911 में, वीरबाला 1911 में और लक्ष्मी लिखा है 1924 ईस्वी। 3 उपन्यास आपके जाने जाते हैं। नाटकों की बात करें तो सुभद्रा 1924 ईस्वी, जयंत 34 ईस्वी, ये 3 अंकों में विभाजित है, 2 नाटक आपके मिलते हैं, और तीसरा है प्रेमलोक 1934 ईस्वी में लिखा है। इसके अलावा कुछ और रचनाएँ हैं जो पूछी जाती हैं अन्य रचनाओं में, तुलसीदास और उनकी कविता, ठीक है? तुलसीदास और उनकी कविता, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये एक आलोचनात्मक रचना है जो रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा है जो आलोचनात्मक रचना है। रामचरितमानस की टीका लिखी है, ये टीका रचना है। 30 दिन मालवीय जी के साथ, ये संस्मरण है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। सेठ जमनालाल बजाज, ये जीवनी है। जमनालाल बजाज की, और बा और बापू, ये एकांकी नाटक है। ठीक है? बा और बापू एकांकी नाटक है, पूछा जाता है हिंदी का प्रथम एकांकी नाटक माना जाता है। उत्तरी ध्रुव की भयानक यात्रा, उत्तरी ध्रुव की भयानक यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत है। तो अलग-अलग रचनाओं को भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में, काशी में, ठीक है? आज मेरे गले में ना बड़ा ही दर्द हो रहा है, लेकिन एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम आज संडे है, मैं आपको बताऊँ कि मैम आज क्या द्विवेदी युग की अगली क्लास नहीं होगी, है ना? मन तो मतलब मन भी नहीं है और करवाना भी नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया कि हाँ, होगी, क्योंकि उनको इंतज़ार है, तो चलो मैं करवा देती हूँ। अदरवाइज़ संडे को आप जानते हैं काम भी ज़्यादा रहते हैं और थोड़ा मूड भी ऐसा रहता है कि आज चलो फ्री रहे। फ्री तो ख़ैर कहाँ ही मिलता है हम टीचर्स को, लेकिन चलिए, तो आपके लिए इतना करते हैं तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा ठोकें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा कंटेंट और उतनी ही अच्छी-अच्छी क्लासेस आपको मिलेंगी। जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में काशी में, निधन हुआ था 21 जून 1932 ईस्वी में।
पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास। पिता का नाम है पुरुषोत्तम दास, माता का नाम है माया देवी और गुरु है नवनीत लाल चतुर्वेदी। ठीक है, गुरु का नाम क्या है? नवनीत लाल चतुर्वेदी है। ये मध्यकालीन हिंदी काव्य, उर्दू, फारसी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मराठी, बंगला, पंजाबी, आयुर्वेद, संगीत, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, दर्शन शास्त्र, है ना, आदि में निपुण थे। आप सोचिए, है ना, इससे ज्यादा मोटिवेशन वाली बात आपके लिए क्या हो सकती है कि एक ही इंसान के अंदर इतनी सारी खूबियां, है ना, ऑलराउंडर जिनको आप कहते हैं, वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को देख सकते हैं। इतनी सारी मतलब खूबियां एक इंसान के अंदर, वाओ। आगे इनकी साहित्यिक साधना का जो आरंभ है वो बचपन की समस्या पूर्ति से हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ये जकी उपनाम से उर्दू फारसी में कविताएं किया करते थे। ठीक है, उर्दू में कविताएं करने के लिए आप जानते हैं बहुत सारे हमारे लेखक हैं जो अलग अलग नामों का प्रयोग करते थे, जैसे कि अब्र नाम का प्रयोग प्रेमगंज जी करते थे, रसा उपनाम का प्रयोग भारतेंदु जी करते थे, है ना, बहुत सारे अलग अलग नाम से प्रयोग प्रयोग करते थे। तो वैसे ही जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जकी उपनाम का प्रयोग करते थे। इन्हें ब्रज भाषा का प्रहरी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, ये थोड़ा सा हाईलाइट नहीं किया, है ना। ब्रज भाषा का प्रहरी किसको कहा जाता है? तो ये जगन्नाथ दास, क्योंकि बहुत सारे हमने अभी पीछे कवि पढ़े थे कि जो पहले अ, ब्रज भाषा में रचनाएं कर रहे थे, लेकिन महावीर प्रसाद जी के प्रेरणा से या फिर वैसे ही, है ना, समय के अनुसार उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर पूरी तरह से ब्रज भाषा के ही समर्थक बने रहे। ठीक है, ब्रज भाषा के इतने घोर समर्थक थे कि लास्ट तक ये खड़ी बोली इन्होंने कभी कोई रचना की ही नहीं है ना। ब्रज भाषा के प्रहरी इनको कहा जाता है। ये ब्रज भाषा के घोर समर्थक थे। इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख भी बताया है ना। ये गलत बात है भैया, है ना। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा है। आप समझ लीजिए वो कितना ब्रज भाषा को सपोर्ट करते रहे होंगे। खड़ी बोली का विरोध करते हुए इन्होंने लिखा भी है कि खड़ी बोली कर्कश भाषा है, इसमें मधुर भावों की अभिव्यंजना युक्त तुकांत रचनाएं नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते रहे। ये आधुनिक ब्रज भाषा की वृत्तरई भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यनारायण कविरत्न और जगन्नाथ दास रत्नाकर में सम्मिलित हैं। ठीक है, ये आधुनिक ब्रज भाषा की वृत्तरई किसको कहा जाता है? तो भारतेंदु जी, सत्यनारायण कविरत्न और जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे साहित्य सुधानिधि और सरस्वती आदि पत्रिकाओं के संपादन और रसिक मंडल जो प्रयाग का था, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना एवं विकास में भी इन्होंने सक्रिय योगदान दिया है। ठीक है, ये सभी पत्रिकाओं के भी कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका में रहे हैं। रत्नाकर जी को काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से भक्तिकाल एवं रीतिकाल का समन्वयक भी कहा जाता है। रत्नाकर जी के संबंध में आलोचकों के कथन देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि ये खड़ी बोली के युग में ब्रज भाषा के सबसे बड़े कवि थे। ये खड़ी बोली का युग आ चुका था, द्विवेदी युग तक तो अच्छा खासा, है ना। सब लोग जो ब्रज भाषा में लिख रहे थे पहले, सब लोग खड़ी बोली में लिखने लगे थे, चाहे वो अयोध्या सिंह हो, चाहे वो मैथिली शरण जी हो, है ना, चाहे वो सनेही जी हो। लेकिन ये ब्रज भाषा के ही पक्ष में रहे थे लास्ट तक। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी कविता बड़े पुराने कवियों की टक्कर में होती थी। इनकी कविता बड़े पुराने कवियों की, भई जिसके अंदर इतनी सारी विशेषताएँ मौजूद हो, है ना, टक्कर तो फिर वो दे ही सकते हैं। पुराने कवियों में इनकी सी सूझ, उक्ति, वैचित्र्य बहुत कम देखा जाता है। ये साहित्य और ब्रज भाषा के बड़े ही मर्मज्ञ थे। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि सूर की भावुकता और नंददास की तार्किकता से अलग रत्नाकर की गोपियों में से वाग वैदग्ध्य है, वह समुचित भ्रमर गीत परंपरा में एक नया आयाम जोड़ता है। ठीक है, स्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि सूर की भावुकता और नंददास की तार्किकता। सूरदास जी ने जो भ्रमर गीत लिखा था और नंददास ने भंवर गीत लिखा था, उनमें उनकी गोपियों की जो तार्किकता थी, भावुकता थी, उससे अलग रत्नाकर की गोपियों में जो वाग वैदग्ध्य है ना, वह समुचित भ्रमर परंपरा में एक नया आयाम जोड़ देता है। आगे हैं डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि ब्रज भाषा काव्य के ये आदर्श थे। आधुनिक ब्रज भाषा कवियों में रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। मूर्धन्य का अर्थ होता है सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। काव्य रचनाओं की बात करें तो इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों की रचनाएं की हैं। सबसे पहली रचना का नाम आता है हिंडोला, जो कि 1894 में प्रकाशित हुई। ये 100 रोला छंदों का अध्यात्म परक श्रृंगारिक खंड काव्य है। हरिश्चंद्र की बात करें तो हरिश्चंद्र नामक रचना 1906 में प्रकाशित हुई। ये भारतेंदु के सत्य हरिश्चंद्र नाटक पर आधारित 4 सर्गों का खंड काव्य है। ठीक है, 4 सर्गों को इसमें क्या किया गया है, नाटक पर आधारित लिखा गया है। सत्य हरिश्चंद्र आप जानते हैं भारतेंदु जी का नाटक था।
कल काशी नामक रचना 1906 में प्रकाशित हुई। ये प्रबंध काव्य अपूर्ण है, ठीक है? ये अपूर्ण रह गया था। 142 रोला छंदों में लिखा गया है। गंगा अवतरण बहुत बार पूछा जाता है, 1927 में प्रकाशित हुआ। गंगा अवतरण से संबंधित 13 सर्गों का आख्यानक प्रबंध काव्य है। इसमें 13 सर्ग हैं, याद रखना। इसके अलावा उद्धव शतक बहुत बार पूछा जाता है, 1929 में प्रकाशित हुआ। 118 छंद हैं इसमें। यह भ्रमर गीत से संबंधित अंतिम प्रसिद्ध रचना है। इसकी गोपियाँ वाग वेदगत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो भ्रमर गीत परंपरा में जो रचनाएँ थी वो रत्नाकर जी ने भी लिखी थी उद्धव शतक के नाम से। श्रृंगार लहरी रचना बहुत बार पूछा जाता है, 168 कवित्त सवैयों में लिखी गई है। गंगा तथा विष्णु लहरी 52-52 छंदों के व्यक्ति भक्ति विषयक काव्य हैं ये दोनों ही। और रत्नाष्टक में 16 अष्टक लिखे गए हैं। वीराष्टक में ऐतिहासिक वीर वीरांगनाओं से संबंधित है वीराष्टक। इसके अलावा समालोचना दर्श मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। 1919 ईस्वी में लिखा गया, यह एक अनुदित रचना है। 1919 में अगर आपको इतिहास पढ़ा होगा तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 1919 में समालोचना दर्श दी गई थी, लिखी गई, प्रकाशित हुई थी और ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रही हूँ, जोड़ करके आप याद करिए। मैंने इतिहास से जोड़ दिया, जो भी उस समय आपका कुछ हुआ हो, उससे चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं जो आपको याद रहती हैं, ठीक है? जिसमें अलेक्जेंडर पोप की रचना एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया गया है। इनकी ब्रज भाषा में रचित सभी रचनाओं का संग्रह रत्नाकर शीर्षक से 2 भागों में नागरी प्रचारणी काशी से प्रकाशित हुआ था। इसमें कुछ खड़ी बोली के भी छंद संग्रहित हैं। ठीक है, इनकी ब्रज भाषा में रचित जितनी भी रचनाएं थी उनको काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया गया रत्नाकर शीर्षक से। रत्नाकर उपनाम तत्कालीन काव्य गुरु सरदार कवि ने दिया था। रत्नाकर जो उपनाम दिया था वो किसने दिया था, है ना? किसने दिया था? नाम तो जगन्नाथ दास था। तो इनको रत्नाकर जो उपनाम है वो गुरु सरदार कवि ने दिया था, जो काव्य गुरु माने जाते हैं सरदार कवि, ठीक है? इनके द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर आप जानते ही हैं, बिहारी सतसई का विद्वता पूर्ण टीका प्रमाणित सहित संस्करण है। इसके अतिरिक्त कवि कुल कंठावरण, है ना? कवि कुल कंठावरण जो कि चिंतामणि की है, दीन प्रकाश, हमीर हट आदि का भी संपादन करके इन्होंने प्रकाशित करवाया था। आगे देखते हैं अब सत्यनारायण कविरत्न जी के बारे में। सत्यनारायण कविरत्न भक्ति काल एवं आधुनिक काल के समन्वयक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है? भक्ति काल और आधुनिक काल, ध्यान रखना। कविरत्न का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1880 ईस्वी में और 1880 में प्रेमचंद का भी जन्म हुआ था, ठीक है? थोड़ा-सा मैं पीछे कर और आपको रिवाइज़ करवाती रहती हूँ, ताकि आप भूलें नहीं, है ना? ताकि एक चीज़ों को दूसरे के साथ जोड़कर याद रह जाए। 1880 में उनका भी जन्म हुआ था, सराय अलीगढ़, अलीगढ़ गाँव में तथा निधन हुआ था 16 अप्रैल 1918 ईस्वी में। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल ने कहा है कि रीतिकाल के कवियों की परंपरा पर नहीं चल करके या तो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं या फिर भारतेंदु काल की नूतन कविता की प्रणाली पर इन्होंने रचनाएं की हैं। ब्रज भूमि, ब्रज भाषा एवं ब्रजपति का प्रेम इनके हृदय की संपत्ति थी। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल जी का ये कथन याद रखना। ब्रज भाषा में सरस काव्य सर्जना करने के कारण इन्हें ब्रज कोकिल की भी उपाधि दी गई थी। ठीक है, ब्रज कोकिल किसको कहा जाता है? तो कवि नारायण सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। कविरत्न ने भ्रमर दूत भ्रमर दूत के परंपरागत प्रसंग में भी देश प्रेम का समावेश किया है, ये ध्यान देना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये। भ्रमर दूत जो आपने लिखी है भ्रमर गीत परंपरा में, उसमें भी देश प्रेम का समावेश कर दिया। कवि रत्न की उपाधि 1909 ईस्वी में लिखी रचना हृदय तरंग से मिली थी। हृदय तरंग नामक आपने एक रचना लिखी थी हृदय तरंग 1909 ईस्वी में, तब इनको कवि रत्न की उपाधि दी गई थी। हृदय तरंग में कई रचनाएं संग्रहित हैं जिनमें से प्रेम कली और भ्रमर दूत मुख्य हैं। इसका संपादन करवाया था बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। रचनाओं की बात करें तो वंदे मातरम, करुणा क्रंदन, कृषक कृषक क्रंदन रचना हमने पढ़ी है, दया प्रसाद जी की है। और करुणा क्रंदन किसकी है? ठीक है, इस तरह से रचनाएं जब पूछ ली जाती हैं तो ये हमें भ्रमित करने वाली रचनाएं इनको कहा जाता है। मैंने पहले बहुत रचनाएं करवाई थी, है ना? भ्रमित भ्रमित रचनाओं को फिर करवाऊंगी बाद में। करुणा क्रंदन किसने लिखा है? तो ये सत्यनारायण ने लिखा है। दुखियों की पुकार, विलाप, श्री तिलक वंदना, श्री सरोजनी नायडू, षटपदी, रविंद्र वंदना, श्री राम तीर्था अष्टक और गांधी सितवन। तो ये कुछ रचनाएँ आपकी जो पूछी जाती हैं, वंदे मातरम याद रखना, ठीक है? आगे है रूपनारायण पांडे। रूपनारायण पांडे के बारे में देखें तो जन्म 1884 ईस्वी में रानी कटरा, लखनऊ के अंदर हुआ था और निधन हुआ था 1959 ईस्वी में रूपनारायण पांडे जी का। न निगमा आगम, ठीक है? निगम आगम यानी कि निगमागम, चंद्रिका, नागरी परिचारिका और इंदु
जयशंकर प्रसाद द्वारा जो संपादित थी नामक मासिक पत्रिकाओं का भी आपने संपादन कार्यभार संभाला था। माधुरी पत्रिका के आरंभिक 5 वर्षों तक और 1935 ईस्वी से लेकर माधुरी के अस्त काल तक पुनः संपादक भी रहे थे। ठीक है? माधुरी का जब संपादन हुआ था तो आरंभिक 5 वर्षों तक आपने संपादन कार्य किया। फिर 1935 से लेकर लास्ट में जब तक ये चली थी, तब तक माधुरी का इन्होंने संपादन किया था। ठीक है? अस्तकाल का मतलब है 1959 में जब तक आप जीवित रहे थे। स्वच्छंदतावादी मनोवृत्ति के रूप में इनकी रचनाएँ छायावाद का पूर्व आभास देती हैं। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पराग 1924 ईस्वी, वन वैभव 1925, वन विहंगम 1925, आश्वासन 1925, दलित कुसुम 1928, सम्राट अशोक रचना 1932 में ये नाटक है और श्री नाम से एक उपन्यास लिखा था 1934 ईस्वी। तो आगे चलते हैं मुकुटधर पांडे, जितना इनसे इम्पोर्टेंट है, जितना पूछा जाता है वो मैंने यहाँ पर दे रखा है। और जैसे कि हमने मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह जी, जैसे महावीर प्रसाद उनको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था। इनके लिए इतनी डिटेल काफ़ी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है? चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना। मुकुटधर पांडे के बारे में देखते हैं। जन्म हुआ था 1895 ईस्वी में बालपुर यानी कि बिलासपुर में हुआ था, ठीक है? बालपुर, बिलासपुर जिले का नाम है, बालपुर गाँव का नाम है और निधन हुआ था 1960 ईस्वी में। पिता का नाम था चिंतामणि पांडे, ठीक है? चिंतामणि पांडे पिता का नाम था और माता का नाम था देवहूति देवी। देवहूति देवी तथा लोचन प्रसाद पांडे आपके अग्रज थे। अभी हमने लोचन प्रसाद जी को पढ़ा था, ये इनके क्या थे? अग्रज थे। मुकुटधर पांडे जी के ध्यान रखना। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रतिकारों में प्रगीतकारों में नाम आता है मुकुटधर पांडे जी का। आचार्य शुक्ल ने इनको छायावाद का प्रवर्तक भी माना है। क्या शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है? आत्म अभिव्यंजना, आध्यात्मिकता, लाक्षणिकता एवं व्यंजनात्मकता का बीज स्पष्ट परिलक्षित होने के कारण इनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्व आभास मिल जाता है। आपकी जो रचनाएं थी उनमें ये सारी विशेषताएं मिली, इस वजह से छायावाद का प्रवर्तक शुक्ल जी ने इनको माना है। इनके स्त्री शारदा में निकले, स्त्री शारदा एक पत्रिका निकलती थी, उसमें निकले तत्कालीन छायावादी संबंधी लेख छायावाद के विकास इतिहास को ढूंढने में मील के पत्थर हैं। इन्होंने 1920 ईस्वी में इसी श्री शारदा पत्रिका में सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग भी किया था। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन है? तो ये मुकुटधर पांडे का नाम आता है और ये शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले श्री शारदा पत्रिका में छपा था, 1920 में निकला था। ठीक है, रचनाओं की बात करें तो कानन कुसुम नाम से भी रचना एक जयशंकर प्रसाद जी की भी है, ये थोड़ा ध्यान देना है और इनकी भी है 1913 में। पूजा फूल 1916, सैलवाला 1917, समाज कंटक 1918, लक्ष्मा 1917, हृदय दान 1919, परिश्रम 1917, आंसू उद्धार और प्रेम बंधन। एक आंसू उद्धार, पूजा फूल और कानन कुसुम प्रेम बंधन, ये 4 रचनाएँ आपकी बार-बार पूछी जाती हैं, याद रखना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो रचनाएँ पहले पूछी जाती रही हों, उन्हीं को पूछा जाएगा। जिनको आप बच्चे नॉन इम्पोर्टेंट समझ करके छोड़ देते हैं ना, या टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं, वही कवि और वही रचनाएँ आजकल ज़्यादा पेपरों में पूछी जा रही है और इसीलिए ऐसा लगता है कि पेपरों का जो पैटर्न है वो कठिन हो गया है ना? क्योंकि उनको बच्चे पढ़ते नहीं और उनको मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, है ना? तो थोड़ा-सा सपोर्ट बनाइए। पूजा फूल इनका प्रथम काव्य संकलन है जो ब्रह्म प्रेस, इटावा से 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? 1916 में प्रकाशित हुआ था पूजा फूल, ये याद रखना। इनका प्रथम काव्य संकलन है। मिस्र बंधुओं ने इनकी कार्तिक माहात्म्य 1922 ईस्वी में एवं इटालिय युवक 1926 ईस्वी में नामक पुस्तकों का भी उल्लेख किया है जो कि संप्रति अनुपलब्ध है। ठीक है, ये उपलब्धि नहीं है लेकिन मिस्र बंधुओं ने इन 2 रचनाओं के बारे में भी उल्लेख किया है, कार्तिक माहात्म्य और इटालिय युवक। प्रसिद्ध लेखों की बात करें, जो लेखक जिन लेखों से छायावाद का पूर्वाभास होता है वो है हिंदी छायावाद 1900, हिंदी में छायावाद का विकास 1921, छायावाद की पृष्ठभूमि एवं रूपरेखा 1923 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन के बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ था अगस्त 1866 में बरवर, जिला फतेहपुर तथा निधन हुआ था जुलाई 1930 के आसपास। आसपास क्या हो बल्कि 1930 में ही हुआ था। नागरिक प्रचारणी सभा के शब्दकोश विभाग में भी कई वर्ष तक आपने कार्य किया था। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा के शब्दकोश विभाग में भी कार्य किया। ये उर्दू में कविता हेतु अपना उपनाम रखते थे दीन। ठीक है, उर्दू में जब कविता लिखते थे तो दीन उपनाम से करते थे। इन्होंने बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक रचना लिख करके बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध किया है।
बिहारी और देव रचना बहुत बार पूछी जाती है लाला भगवान दीन की। इन्होंने छतरपुर में कवि समाज एवं काव्य लता नामक संस्थाएँ भी स्थापित की थी। छतरपुर शायद मध्य प्रदेश के अंदर है ना? तो कवि समाज और काव्य लता नामक संस्थाएँ भी स्थापित की। इन्होंने 1905 ईस्वी में लक्ष्मी उपदेश लहरी नामक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। ठीक है? 1905 ईस्वी में जब बंग-भंग विभाजन हुआ था, बंग-भंग आंदोलन यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय पर, उस समय आपने एक पत्रिका निकाली थी लक्ष्मी उपदेश लहरी, उसके संपादक रहे। ये छायावादी रूमानी भावधारा को इतना हे समझते थे कि मज़ाक-मज़ाक में इसे छोकरावाद कह देते थे। छायावाद को छोकरावाद कहा है किसने? ये लाला भगवान दीन जी ने कहा है, ये अच्छे से याद रख लेना, है ना? उसको ये अच्छा मतलब नहीं समझते थे छायावाद को। रचनाओं की बात करें तो वीर छत्रानी, वीर बालक और वीर पंचरत्न ये तीनों ही प्रबंध काव्य के रूप में लिखे गए हैं। इसके अलावा नवीन बीन एवं नदीम ए दीन, ठीक है? नदीम ए दीन इस तरह से भी लिखा जाता है, इनके काव्य संग्रह हैं। तो क्या है ये काव्य संग्रह नवीन बीन और नदीम ए दीन। दीन ग्रंथावली नाम से इनकी समस्त कविताओं का संकलन काशी से प्रकाशित हुआ था, ठीक है? दीन ग्रंथावली नाम से समस्त कविताओं का संकलन प्रकाशित हुआ। इन्होंने रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवितावली एवं बिहारी सतसई पर विद्वता एवं भानुपूर्ण टीकाएँ भी लिखी हैं। प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो कहो तो आज कह दें आपकी आँखों को क्या समझे, सीता सिंदूर मिरग मद युक्त अद्भुत कुछ दवा समझे। कि ये एक पंक्ति है जो इनकी पूछी जाती है। कामता प्रसाद गुरु के बारे में थोड़ा देखते हैं। हिंदी व्याकरण के पाणिनि के रूप में प्रसिद्ध गुरु का जन्म 1875 ईस्वी में सागर जिला मध्य प्रदेश में हुआ और निधन हुआ था नवंबर 1940 ईस्वी में। कामता प्रसाद गुरु की ख्याति का आधार इनका व्याकरण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण ग्रंथ का प्रकाशन 1920 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया है। आपने द्विवेदी युगों को बहुत बार कुछ किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन कामता प्रसाद गुरु, लाला भगवान दीन कुछ ऐसे कवि हैं जिनको हर कोई नहीं पढ़ाता है ना? लेकिन यहाँ पर हमने अन्य कवियों को भी सबको ले रखा है, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन बने तो आप गड़बड़ ना करो भैया, है ना? अगर कोई भी बच्चा आकर ये कहेगा ना कि मैम आपके नोट से बहुत है, वैसे बहुत सारे बच्चे ने बोला भी है कि आपके नोट से हमें ये हेल्प मिली और आपका हमारा सिलेक्शन हो गया, तो वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा। तो अच्छे से पढ़िए, है ना? आगे कामता प्रसाद गुरु की ख्याति का जो आधार आप जानते हैं, हिंदी व्याकरण का ग्रंथ है। 1920 ईस्वी में प्राय 1 वर्ष तक प्रयाग के इंडियन प्रेस में बाल सखा एवं सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया था, ठीक है? 1920 में आप जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर के 1900 तक सरस्वती का संपादन किया। फिर 1 वर्ष तक किसने किया था? कामता प्रसाद गुरुजी ने किया था, ठीक है? इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखें तो भौमासुर वध ब्रजभाषा में लिखा गया, विनय पचासा ब्रजभाषा, पद्म पुष्पावली कविता संग्रह खड़ी बोली में लिखा गया, शिवाजी प्रसिद्ध कविता है, दासी रानी भी कविता है, सुदर्शन पौराणिक नाटक है और हिंदुस्तानी शिष्टाचार भी आपने रचना लिखी है, ठीक है? अगर इन रचनाओं को पूछ लिया गया ना तो बच्चे कहेंगे मैडम बहुत पेपर कठिन आया था, है ना? क्योंकि इनको पढ़ते ही नहीं है, बस हिंदी व्याकरण ही का के रूप में ही जानते हैं। कामता प्रसाद गुरु का, अरे वो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, लेकिन ये सारी रचनाएँ भी आपको याद रखनी है। आगे उपन्यास की बात करें तो सत्य, प्रेम, पार्वती और यशोदा, ठीक है? सत्य, प्रेम, पार्वती और यशोदा उपन्यास भी लिखे। आगे देखते हैं पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न। आज मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ, फिर एक पार्ट इसका बच जाएगा, पंक्तियों का करवा दूँगी, ठीक है? पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न, जन्म हुआ था 3 जून 1881 में झालरापाटन, राजस्थान के अंदर और निधन हुआ था 1 जुलाई 1961 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में इन्होंने झालरापाटन में श्री राजपूताना हिंदी साहित्य सभा की स्थापना की, जिसके इसके संरक्षक कौन थे? तो झालावाड़ नरेश श्री भवानी सिंह बने और इस सभा का उद्देश्य हिंदी भाषा की हर तरह से उन्नति करना था और अच्छे-अच्छे ग्रंथ तैयार करना था और उन्हें सस्ते मूल्य पर बेचना था। ठीक है? साहित्य के ग्रंथ तैयार करके उन्हें सस्ते मूल्यों पर बेचना ताकि साहित्य की ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो सके और हिंदी भाषा का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। ना ये आपका उद्देश्य रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। 1912 ईस्वी में ही भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की थी, ठीक है? भरतपुर के अंदर भरतपुर आप जानते ही हैं, है ना? राजस्थान के अंदर ही है, हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की और हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार साहित्य 1935 ईस्वी में श्री भारतेंदु समिति कोटा के भी ये अध्यक्ष बने थे। कोटा भी राजस्थान के अंदर है, ठीक है? 1906 ईस्वी में राजपूताना से विद्या भास्कर नामक मासिक पत्र भी निकाला था। विद्या भास्कर नामक ये पत्र पूछा जाता है, ठीक है? किसने निकाला था ये याद रख लेना। आगे इनकी प्रमुख रचनाओं को देखें तो इन्होंने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट यानी कि एकांतवासी योगी, जो कि श्रीधर पाठक ने भी लिखा था, एकांतवासी योगी नाम से।
हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया, ठीक है? गोल्ड स्मिथ जो थे वो अंग्रेजी विद्वान थे और उन्होंने हर्मिट नाम से रचना लिखी। एकांतवासी योगी इसलिए लिख रखा है क्योंकि श्रीधर पाठक ने इसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है? ब्रज भाषा या खड़ी बोली का देख लेना एक बार, मैंने पीछे पढ़ाया है और संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है किसने? तो ये गिरिधर शर्मा नवरत्न ने किया है। रविंद्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि का भी हिंदी पद्य में अनुवाद किया था गीतांजलि का, याद रखना। आगे संस्कृत कवि माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से भी 1928 ईस्वी में अनुवाद किया था। इनकी मुख्य मौलिक काव्य रचनाएँ मातृवंदना, ठीक है? चाहे कितना भी कठिन पेपर आ जाए, इनसे बाहर तो क्या ही जाएगा, है ना? ये नोट्स इतने अच्छे हैं, मैंने भी बहुत सारी बुक्स का निचोड़ इन नोट्स में रखा है। अगर आप लेना चाहते हो ना, तो घर तक भी मँगवा सकते हैं। केवल और केवल अभी इसकी जो फीस है, वो मैंने ₹5 कर दी है क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे। हाँ, मैंने थोड़ा-सा कम कर दिया है। वैसे 650 इसकी कीमत है, आप ज़्यादा देना चाहें तो दे देना, ठीक है? ₹500 में आप घर तक मँगवा सकते हो और आप चाहें तो इसका ई-बुक के रूप में भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी पूरी आपको मिल जाएगी। और ठाकुर गोपाल सरन सिंह का नाम शायद आपने ना पढ़ा हो। 1891 से 1960 तक आपका जीवन काल है। प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। माधवी ये कविता संग्रह है, कादम्बिनी गीत काव्य है, मानवी नारी जीवन समृद्धि गीत काव्य है, सुमना गीत संग्रह है, ज्योतिषमती गीत संग्रह, संचिता कविता संग्रह, जगदालोक महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है, ठीक है? जगत का आलोक प्रकाश। खड़ी बोली में लिखे गए इनके कवित्त एवं सवैये प्राचीन ब्रज भाषा छंदों से टक्कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना सैयद अमीर अली मीर ये अन्य कवियों में इनका नाम आता है लेकिन इनसे रचनाएँ आजकल बहुत पूछी जा रही हैं। सैयद अमीर अली मीर नाम से जाने जाते थे। उल्हाना पंचक एवं अन्योक्ति शतक इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ उल्हाना पंचक इनकी कई बार पूछी गई है। आगे प्रताप नारायण पुरोहित 1933 ईस्वी रोला और हरि गीतिका छंद का प्रयोग करते हुए 19 सर्गों में नल नल का नाम आपने सुना होगा, नल नरेश नामक महाकाव्य को ब्रज भाषा में लिखा था, ठीक है? नल नरेश नाम से एक महाकाव्य लिखा ब्रज भाषा में प्रताप नारायण पुरोहित ने, याद रखना। द्वारिका प्रसाद मिश्र का नाम आता है गुमान कवि से प्रेरित, अभी आगे भी है ना? भागना नहीं। गुमान कवि से प्रेरित 1934 ईस्वी में कृष्णायन महाकाव्य पूछा जाता है बार-बार, इसको ब्रज भाषा में लिखा है, ठीक है? गुमान कवि से प्रेरित होकर। मैथिली शरण गुप्त की प्रेरणा से बलदेव प्रसाद मिश्र ने 1946 ईस्वी में साकेत संत महाकाव्य को भी ब्रजभाषा में लिखा था। आप जानते हैं साकेत नामक जो महाकाव्य है वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, लेकिन बलदेव प्रसाद मिश्र ने भी 1946 ईस्वी में साकेत संत नाम से महाकाव्य लिखा था ब्रजभाषा में। इसी युग में उदय शंकर भट्ट ने ब्रजभाषा का प्रयोग करते हुए तक्षशिला महाकाव्य को सन 1931 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, उदय शंकर भट्ट का नाम है यहाँ पर, उदय शंकर भट्ट ने लिखा था। आगे बाबू श्याम सुंदर दास का थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में काशी में और इनका निधन हुआ था 1945 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर ये नियुक्त हुए। बाबू श्याम सुंदर दास जी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, नागरी प्रचारणी सभा को भी मैं डिटेल से आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी ना तो आपको बहुत कुछ लॉस हो सकता है ना? काशी नागरी प्रचारणी सभा चाहे सरस्वती, सबको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो एक बार कमेंट कर देना क्लास कैसी थी? ताकि बच्चे उनको भी देख लें, उनका भी फ़ायदा हो जाए। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। आपने 2 सहयोगियों राम नारायण मिश्र ठाकुर और शिव कुमार सिंह की सहायता से की थी। क्या उसमें ब्याहू श्याम सुंदर दास जी का नाम आता है। नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का कार्य 1900 ईस्वी से शुरू हुआ। इसे शोध निरीक्षक साहब स्वयं ही थे। ठीक है, शोध निरीक्षक कौन थे? तो बाबू साहब थे, श्याम सुंदर दास जी। और इसके अध्यक्ष भी बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। ठीक है, और बाबू राधाकृष्ण दास का पूरा सहयोग इसमें रहा था। बाबू साहेब ने 1928 ईस्वी में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल को निर्गुण काव्य धारा के संबंध में शोध कार्य में लगाया था। ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल को किसमें लगाया? निर्गुण काव्य धारा के संबंध में शोध कार्य सौंप दिया इनको। डॉक्टर बड़त्वाल की शोध कृति हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ठीक है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय से न केवल हिंदी साहित्य में शोध कर का सूत्रपात हुआ वरन शोध प्रक्रिया का मान भी प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार बाबू साहेब हिंदी साहित्य में शोध कार्य के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। आगे इनके शोध निबंध नागरी प्रचारणी पत्रिका तथा सरस्वती में भी प्रकाशित होते थे। ठीक है, मौलिक रचनाओं की बात करें तो बहुत सारी रचनाएं आपने लिखी हैं जिनको आप शायद नहीं जानते होंगे। हिंदी कोविद रत्नमाला भाग 1 और 2 1909 और 1915 में प्रकाशित हुआ। ठीक है,
आगे साहित्यालोचन बहुत बार पूछा गया है, 1922 में आया। भाषा विज्ञान बहुत बार पूछा गया है, 1923 में। हिंदी भाषा का विकास 1924 में। गद्य कुसुमावली नहीं पूछा गया, 1925। भारतेंदु हरिश्चंद्र पूछा जाता है, 1927। हिंदी भाषा और साहित्य पूछा जाता है, 1930। गोस्वामी तुलसीदास पूछा जाता है, 1931 में आया था। रूपक रहस्य तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया, 1931 में आया। भाषा रहस्य बहुत बार पूछा गया, भाग 1 1935 में आया। हिंदी गद्य के निर्माता भाग 1 और 2 1940 और 41 में प्रकाशित हुए। मेरी आत्मकहानी ये 1941 में प्रकाशित हुई। तो ये ऐसा नहीं है कि ये रचनाएँ नहीं पूछी गई हैं, है ना? साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, ये सारी रचनाएँ इनकी बहुत बार पूछी गई हैं। तो इनको याद रखना, एक जगह पर नोट कर लेना। संपादित ग्रंथों की बात करें तो बाबू साहेब ने नागरिक प्रचारणी पत्रिका का 14वें से लेकर 18वें भाग तक का संपादन किया था। संपादन के क्षेत्र में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य हिंदी शब्द सागर का संपादन था, ठीक है? संपादन के क्षेत्र में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन-सा किया? हिंदी शब्द सागर का संपादन किया था। आगे देखते हैं हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आप जानते हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास लिखने का निर्णय बाबू साहब का ही था और भाषा का इतिहास बाबू साहब ने लिखा और साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। ठीक है, हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका के रूप में आप जानते हैं ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1929 में रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास था वो छपा था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, ठीक है। और जिसका संपादन कौन कर रहे थे तो ये श्याम सुंदर दास जी कर रहे थे। पहले साहित्य का इतिहास दोनों विद्वानों के संयुक्त लेखन में लिखा जाने वाला था परंतु आचार्य शुक्ल इस पर सहमत नहीं हुए थे, उन्होंने खुद से ही लिखा था। बाबू साहेब द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा और साहित्य नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भाषा का इतिहास तो अपनी पुस्तक भाषा विज्ञान में 1923 ईस्वी में प्रकाशित करा दिया था, ठीक है। भाषा का इतिहास तो पहले ही प्रकाशित करवा दिया था भाषा विज्ञान में 1923 में। फिर साहित्य का इतिहास लिखना रह गया था। दोनों मतलब ये इनका प्लान था कि आचार्य शुक्ल और जो श्याम सुंदर दास हैं, ये साहित्य का इतिहास मिलकर के लिखेंगे। लेकिन शुक्ल जी ने स्वतंत्र रूप से लिखना पसंद किया, है ना? नहीं तो उनको अकेले के रूप में कौन जानता है ना? तो इसलिए आज उनकी अलग ही पहचान है। तो उन्होंने अलग लिखा था और फिर इन्होंने 1930 में अपना अलग छपवाया था हिंदी भाषा और साहित्य नाम से। द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को थोड़ा देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इस युग में राष्ट्रीय भावना प्रमुख थी जिसका जन्म तो भारतेंदु युग में हो गया था, लेकिन पूर्ण विकास हुआ था द्विवेदी युग में। इतिवृत्तात्मकता, तथ्यात्मक समस्या का निरूपण किया गया है, नैतिकता और आदर्शवाद का पूर्ण अंकन किया गया है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण स्पष्ट रूप से मिलता है, अनुदित रचनाएँ भी हुई थी और खड़ी बोली की प्रतिष्ठा इसमें हो गई थी। द्विवेदी युग हमारे यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके बाद हम छायावादी युग की तरफ बढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लगी है सब बच्चों को कमेंट करके बताना है। क्या 100, 200, 500 जो बच्चे देखते हैं प्लीज़ लाइक कर दिया करो, है ना? जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, उतना ज़्यादा आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा, है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों का फ़ायदा होगा जिनको फ्री में कंटेंट मिल रहा है। आपके पास हो सकता है बहुत सारा मटेरियल हो, लेकिन फिर भी ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो। यूजीसी नेट की कंप्लीट तैयारी के लिए आप मेरे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। केवल और केवल 999 में आपको पूरी तैयारी करवाई जा रही है क्योंकि यूट्यूब पर इतना पूरा करवाना सक्षम नहीं होता है, समर्थ होते हैं हम। केवल 1 या 2 वीडियो डाल पाते हैं। हिंदी साहित्य भी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, लेकिन बाकी की सभी यूनिट वहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं, है ना? इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, आपको बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। धन्यवाद, लाइक, हाइप, कमेंट ज़रूर कर देना। बहुत ही आपकी मेहरबानी होगी भई।